गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे वाला डिस्कस करेंगे। आप लोगों का सुझाव देखकर अच्छा लगा। मेरी कोशिश है कि जैसे कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी पर कम से कम 300 MCQ डिस्कस कर दूं, जो आपके यूजीसी नेट JRF और बिहार टेट में पूछ रहा है, बिहार टेट में, तथा जो CUT PG होने वाला है उसमें ये बहुत काम करेगा। तो आप कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन सा दार्शनिक प्रत्यक्ष को गतिशील द्रव्य के से निश्चित मानता है? बर्कले, ह्यूम, हाब्स, डेकार। तो प्रत्यक्ष को गतिशील द्रव्य के रूप में मानता है। तो एक इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। इसका सी होगा, हाब्स। हाब्स गतिशील द्रव्य से प्रत्यक्ष को निश्चित मानता है। अगला क्वेश्चन है 23 कि सत्यता के सहभागिता सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। सत्यता के सहभागिता सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है: वास्तविक स्थिति सभी कथनों के समन्वरूप नहीं होती। सही कथन वास्तविक स्थिति में समन्वरूप होते हैं। सही कथन वास्तविक स्थिति में समन्वरूप नहीं होते हैं। सही कथन उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका देखते हैं व्याख्या, ठीक है। इसकी व्याख्या होगी, देखिए बी है इसका करेक्ट आंसर। वस्तुवादियों ने सत्यता के सहभागिता सिद्धांत या सुसंगति सिद्धांत, दोनों को एक ही नाम है, सिद्धांत का समर्थन किया है। यदि कोई निर्वाद सत्ता का संवादी होता है तो वह सत्य होगा, अर्थात सत्य या सही कथन वास्तविक स्थिति में समन्वरूप होते हैं। प्लेटो, लॉक आदि इस सिद्धांत के समर्थक है। यानी कहीं ना कहीं आपको इस छोटी सी झलक में आपको पूरा का पूरा आप देखेंगे कि कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी से लेकर आपको पूरा का पूरा मेरा एक ही कोर्स है कि इस सिद्धांत को कौन कौन लोग मानते हैं। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में प्लेटो मानते हैं, जबकि मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में इसी सिद्धांत को डेकार्त मानते हैं। और यहाँ एजे एयर का एक थे, उन्होंने इन चीज़ों को सहभागिता सिद्धांत को लेकर चलने का प्रयास किया था। तो ये पूरा का पूरा आपको इंडियन वेस्ट पूरा का पूरा सॉरी ये लॉक होंगे, सॉरी लॉक होंगे, डेकार्ट की जगह पर जॉन लॉक होंगे, अनुभववादी दार्शनिक ये होंगे। पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम से एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार किस विचार का कथन है? सुकरात का, बेंथम का, मील का, सिजविक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समान के साथ, ये इस टॉपिक को आप सिविल सर्विस के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं ऐसे में। अरस्तु का फेमस स्टेटमेंट है, अरस्तु के अनुसार समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। ये इनकी प्रसिद्ध किताब पॉलिटिक्स के से ये लिया गया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें देख के समझना होगा और उसको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यक्तित्व और संपत्ति साथ साथ चलता है? ये दोनों स्टेटमेंट ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। पॉलिटिक्स और इथिक्स अरस्तु की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। इडोने यहाँ पर 25 है कि किसने कहा था कि व्यक्तित्व और संपत्ति साथ साथ चलता है? कांट, हेगल, रॉस, रॉयल्स।
ध्यान से पढ़ने का है कि हेगल का है, इन्हीं का एक और है कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ये यूपीएससी में पूछा भी गया है। हेगल के अनुसार संपत्ति का विचार व्यक्ति की आत्मा के संकल्प स्वतंत्र की अभिव्यक्ति है। अधिकार स्वतंत्र व्यक्तियों से ही हो सकता है, वस्तुओं की नहीं। अर्थात संपत्ति की अवधारणा को हेगल एक अधिकार मानता है, और अधिकार किसी व्यक्ति के हो सकते हैं जो व्यक्तित्व संपन्न है। हेगल के अनुसार व्यक्तित्व और संपत्ति साथ साथ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस तरीके के स्टेटमेंट को कम से कम आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, कोट करके रख लीजिए। लगभग इस वाईमसी में तो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये आते हैं। 3 प्रकार के न्याय, विवरणात्मक, दंडात्मक, योगानुपाती की पहचान किसने किया था और किस आधार पर किया था? थ्योरी ऑफ जस्टिस सभी लोग जानते हैं कि प्लेटो का सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को अलग डायमेंशन में देखने का काम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने अपने दर्शन में 3 तरह के न्याय के बारे में बात करता है। वितरणात्मक न्याय, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। पहला, ये भी पूछ देगा कि ये किससे है। दंडात्मक न्याय, अर्थात गलत कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था होना चाहिए, जिसे वह ऋणात्मक पुरस्कार भी कहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखिए, जबरदस्त है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा है, थ्योरी ऑफ तो हम सीधा प्लेटो मारते हैं, लेकिन ये थ्योरी ऑफ न्याय की इतनी वेराइटी में एक्सप्लेन करने का काम अरस्तु ने किया था, ठीक है। हॉब्स ने भी कहा था कि मनुष्य एक क्या है, भूखा भेड़िया के रूप में है। ये भी चीज़ याद रखने जो लोग योग्य है। जॉन लॉक का क्या है कि अनुभववादी सिद्धांत लोकतंत्रवात्मक चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला है कि आदमी को घोड़ा चुराने के लिए फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि इसलिए कहीं दूसरे के द्वारा घोड़ा चुराया न जाए। इस संबंध में दंड का, पनिशमेंट का कौन सी सिद्धांत है? दंड प्रतीकात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, फांसी की सजा का सिद्धांत, दंड का निवारक सिद्धांत, दंडात्मक सिद्धांत की चीज़ों को हमें ज़्यादा है। तो देखिए, अब यहाँ पूरा का पूरा आपको दंड सिद्धांत का एक्सप्लेन मिल जाएगा। दंड सिद्धांत 3 प्रचलित है। दंड के प्रतीकात्मक सिद्धांत के अंदर अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप ही दंड मिलना चाहिए। दंड के निवारक सिद्धांत के अनुसार दंड को ऐसा होना चाहिए कि वह पूर्व में किए गए अपराध के लिए दंड का काम करे और संभावित अपराधों का निवारण करे। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को नियंत्रण में रखकर दंड को देना चाहिए और साथ ही साथ उसकी अनंत संभावता को देखते हुए सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। देखो, अब ना कुछ चीज़ें ऐसी भी आएगी, तो इसका स्रोत भी आपको बता दिया जाएगा कि ये किस किताब से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। नित्यानंद सिद्धांत और व्यवहार, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्र की एथिक्स की किताब आती है, उससे लिया गया है। अब ये केवल इतना आप नोट करके रख लेते हैं तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% कर लेंगे। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपको तरीका से ट्रिक सिखाया जाए कि किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपको देखा है किस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर है 28, या तो इच्छा स्वतंत्र वास्तविक है या नैतिक भ्रांति है। यह किसका कथन है? स्टेटमेंट हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको नोट कर लेना चाहिए। हाब्स का, मार्टिन का, कांट का, हेगल का। ये क्या है? मॉन्टेग्यू का है। या तो इच्छा स्वतंत्र वास्तविक होती है या फिर नैतिक निर्णय की भ्रांति होती है, कथन मॉन्टेग्यू का है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको एक जगह एक पेज पर कम से कम 40-50 ठो 100 से ऊपर स्टेटमेंट मिले। इसमें आपको बहुत से स्टेटमेंट, कम से कम 40 से 50 ठो स्टेटमेंट मिल जाएंगे, उसको नोट कर लीजिए। वेस्टर्न फिलोसफी का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित कीजिए कूट की सहायता से। पहला है अतिवादी नारीवाद, नारीवाद से संबंधित। नारीवाद की एक व्याख्या मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये द्वितीय की स्वतंत्रता के 8 मार्च है आज, ना वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ना
हर डायमेंशन देखिए, अति नारीवाद क्या होता है, उदारवादी नारीवाद क्या होता है, समाजवादी नारीवाद क्या होता है, मार्क्सवादी नारीवाद क्या है। ये नारीवाद के प्रकार है। नारीवाद क्या है, एक बात बता रहा हूँ, देखिए इसे कैसे पढ़ना है। यदि ऐसे ये नारीवाद का स्टेटमेंट आता है तो ऐसे कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि नारीवाद का नारीवाद का स्वरूप, आप गूगल करके भी पढ़ लेंगे, इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए इस तरीके से। पहला प्रस्तावना, ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाया जाता है। प्रस्तावना, नारीवाद यदि आपको एमए में जाएंगे तभी भी लिखने का काम करेगा। नारीवाद की विशेषता क्या है, दूसरा नारीवाद शब्द बना क्या, और दो तरीके से, एक तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी का क्या प्रासंगिकता है, और दूसरा पाश्चात्य जगत में नारी को किस रूप में माना गया है। यहाँ पर नारी को दैवी के रूप में माना गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर नारी को कहीं न कहीं समानता के अधिकार के आधार पर संपन्न माना गया है। इसके बाद आता है नारीवाद के प्रकार। वाद के प्रकार तो यहाँ कई प्रकार के होता है। अतिवादी नारीवाद यहाँ पर दिया गया है, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उसके बाद मार्क्सवादी नारीवाद। इन सारे विकल्पों को हम देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें सिनॉप्सिस में, नारीवाद से संबंधित दार्शनिक कथन। जैसे सीमेन एक कहे कि नारी पैदा नहीं होती है, नारी बनाई जाती है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद नारीवाद का विभिन्न आयाम, नारीवाद के विभिन्न आयाम, यानी सामाजिक स्तर पर सामाजिक आयाम देखेंगे, राजनीतिक आयाम देखेंगे, धार्मिक आयाम देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे आयाम देखेंगे। निष्कर्ष एक में आपको कम से कम 100 से ऊपर फैक्ट आ जाएंगे, आप आराम से इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये सारे नारीवाद के प्रकार हैं। अब इसके ना हम करेंगे क्या कि इन नारीवाद के सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, कि देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ये जो इस सिनॉप्सिस में बनावाता हूँ उसको जरूर आप नोट करिए। देखिए, अति नारीवाद क्या होता है, स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती है बल्कि बनाई जाती है। जो स्टेटमेंट है कि नारी पैदा नहीं होती है, नारी बनाई जाती है। यानी बचपन में पिता का, जवानी में पति का, और बुढ़ापे में पुत्र के सहारे की जरूरत होती है। ये इस तरीके अति है। दूसरा उदारवादी, उदार मतलब लिबरल, यानी दोनों को पूरा, स्त्री और पुरुष को समान रूप से समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। समाजवादी, जितने भी नारीवाद से संबंधित कथन हैं हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। पुरुष और स्त्री नारीवाद की अनिवार्यता बुद्धिमान प्राणी है, समाजवादी है। मार्क्सवादी नारीवाद क्या है कि नारियों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अनिवार्य था। पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष, जो एक समय था कि महिलाओं को कम पूंजी मतलब मजदूरी दिया जाता था, पुरुष को ज़्यादा दिया जाता। आज भी देखेंगे कि पांचों सेक्टर के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या आप 3 ही सेक्टर पढ़िए, तीनों सेक्टर में तो सबसे अधिक नारियों की भागीदारी इसमें है। प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी में बहुत कम है। इसको हमें समान रूप से बढ़ाना होगा। कहीं ना कहीं भारत में आज भी आधी आबादी क्या है कि मुख्य धारा में आने से बची हुई है। अगला स्टेटमेंट देखिए, कि ध्यान से पढ़िएगा, हर चीज़ इस क्लियर हो जाएगा। स्टीवेंसन का है, इन पर फिलॉसफी की चीज़ें भी बहुत कम मिलती हैं। स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक निर्णयों की विभेदकारी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आदेशात्मक कथन, कर्म के
परिमाण का अनुमोदन, तथ्यात्मक कथन, अभिवृत्ति, सहमति। कोई भी टॉपिक उठाइए तो उसके पूरा पढ़ लीजिए। तो अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नैतिक निर्णयों की विभेदकारी विशेषता निम्नलिखित कौन सी है। तो यहाँ पर एक पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए सीएम स्टीवेंसन का नैतिक निर्णय संबंधित ज्ञान निरपेक्ष अभियात्मक मत है, यानी ये पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। अभिवृत्ति असहमति को नैतिक निर्णय की विभेदकारी विशेषता माना जाता है। पूरा कंप्लीट हो गया ना। अगला है कि यह बताया गया है कि उपयोगितावाद के लिए मिल ने तर्क दिया वो दोष से ग्रस्त है। एक चीज जान लीजिएगा, उपयोगितावाद की यदि जर्नी देखा जाए, उपयोगितावाद की जर्नी देखा जाए, इसको खोल के थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट मतलब वो होगा। उपयोगितावाद, उपयोगितावाद की है कि जिसका किस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता है उस विषय वस्तु को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दो तरीके से। एक तो एंशिएंट टाइम में उपयोगितावाद वो सुखवादी दृष्टिकोण के रूप में, सुखवादी दृष्टिकोण में दिखाई पड़ती है, जहाँ के आगे चलकर उपयोगितावादी दृष्टिकोण थोड़ा सा यूज के यहाँ पे तीन दार्शनिक मिलते हैं, बेंथम, मील, सीजीविक। बेंथम गुणात्मक, ये मात्रात्मक और ये आदर्शात्मक उपयोगितावाद की बात करते हैं। क्वालिटी मतलब कितने लोगों का फायदा हो, मतलब किस काम को करने से हमारे अंदर गुणात्मक चीज़ें बेंथम का है। इसको ट्रिक को याद रखिएगा, आपको हमेशा लगभग उपयोगितावाद से जो भी आएगा उसको ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं कि एक सुकरात से पहले भी दिखाई पड़ता है और अरस्तु के बाद भी इस तरीके का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो दोनों को वाई मसी से नोट करके यहाँ पे भर लीजिएगा, क्योंकि इसी में 10 क्वेश्चन में हो जाता है। यहाँ पर देख लेंगे हम थोड़ा सा कि मिल के उपयोगितावाद के समर्थन में दिए गए आलंकारिक दोष के साथ साथ प्राकृतिक दोष है, जो संकेतीकरण दोष के कारण जाना जाता है। आपको पूरा का पूरा लॉजिकली देखने को मिल गया। अगला है कि किसी कर्म की अच्छाई का निर्धारण उसके परिणाम द्वारा होता है। इस सिद्धांत का संबंध किससे है? विवरणात्मक, फल निरपेक्षवाद, निर्देशात्मक, प्रयोजन मूलक। यहाँ से पढ़िए, प्रयोजन डी होगा। प्रयोजन मूलक अनुसार कोई भी कार्य सप्रयोजन होता है और सदैव अच्छाई के लिए होता है, इसका तो शुभ उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर अगला है कांट के अनुसार नैतिक नियम क्या है। इनका एक स्टेटमेंट है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड यह इथिकल नियम भी बुद्धि पर आधारित अनुभव निरपेक्ष होता है, बुद्धि पर अनाश्रित अनुभव निरपेक्ष होता है, बुद्धि पर सापेक्ष होता है, बुद्धि पर निरपेक्ष। ठीक है, डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। देखें, कांट के अनुसार नैतिक नियम बुद्धि पर आधारित अनुभव निरपेक्ष होते हैं। कांट ने नैतिकता को व्यवहारिक बुद्धि का विषय माना। नैतिक नियम को सदिच्छा की संज्ञा कांट ने अपने दर्शन में देते हैं। ये इस तरीके से पढ़िए। अगला भी देखिए, अब यहाँ पर पूरा कांट के इथिक्स की दोनों क्वेश्चन टेकल कर लेंगे। कांट के अनुसार नैतिक सूत्रों के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरी कोशिश है कि जो टॉपिक उठाया जाए, जैसे कांट उठाया, कांट का नीति शास्त्र, कांट पे 4 क्वेश्चन को एक ही जगह कर दिया जाए। उपयोगितावाद है, यदि इधर उधर हो गया तो उसके 4 डायमेंशन एक ही जगह निपटा दिया जाए। अगला है उसी मात्रा के अनुसार कीजिए जिससे आप तलक्षण संकल्प द्वारा सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत कर सके। अगला, इस प्रकार आचरण कीजिए कि मानवता चाहे आप में हो या अथवा किसी अन्य व्यक्ति में सदैव साध्य के रूप में सम्मानित हो, समान साधन के रूप में नहीं। अगला है कि इस प्रकार आचरण कीजिए कि साध्यों में इसके साम्राज्य की सदस्यता ग्रहण करे। उपर्युक्त कथन सही है या गलत है? तो
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकल्प है, ये चारों विकल्पों को हम देखेंगे। ये इनकी किताब याद रखिएगा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में नैतिकता के 5 सूत्र बताया गया है, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है। सार्वभौम विधान का सूत्र, प्राकृतिक विधान का सूत्र, स्वयं साध्य का सूत्र, स्वतंत्रता का सूत्र तथा साध्यों के राज्य का सूत्र। अर्थात ये चारों में यानी 1 2 3 संबंधित है, जो अहेतुक निरपेक्ष आदेश कहता है। यानी पूरा का पूरा आपका कांट की इथिकल डायमेंशन दोनों स्टेटमेंट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सा सिद्धांत नैतिक निर्णय के विषय में अनुमोदन या निर्मोदन की अभिव्यक्ति को मानता है। नैतिक वस्तुनिष्ठवाद, नैतिक विषयनिष्ठवाद, नैतिक प्रकृतिवाद, जब चारों के बारे में नैतिक निरपेक्षवाद। अब यहाँ नैतिकता को 4 भागों में यहाँ पर बांट लीजिएगा। अब इसको इस तरीके से बांध के पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, पहला क्या है, नैतिकता वस्तुनिष्ठ होती है, नैतिकता सापेक्ष होती है, नैतिकता निरपेक्ष होती है, या नैतिकता प्रकृतिवादी होती है। चारों दृष्टिकोण में इन चारों की एग्जाम्पल को ऐड करके छोड़ दीजिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ऑटोमेटिक आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला सूची है कांट की किताबों, कंटेम्पररी वेस्टर्न के की किताबों का क्या है कि कांट ने फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स एंड लैंग्वेज, द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल। ठीक है, अब ये किताबों तो आपको याद करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ही किताबें नोट कीजिए। सेकेंड थॉट्स इन मोरल फिलोसफी। अब इसमें देखिए चारों के 4 किताबें हैं। अब चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। कांट की किताब का क्या नाम है, द मेटा फिजिक्स ऑफ मोरल। बी क्या है, इविंग, सेकेंड थॉट्स इन मोरल फिलोसफी। जॉन रॉल्स की क्या है, फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। स्टीवेंसन क्या है, इथिक्स एंड लैंग्वेज। ये पूरा एक ही जगह नोट्स है, नोट्स कर लीजिए। ठीक है, एक ही जगह मिल गया आपको। 37 निम्नलिखित में से कौन सा विचारक का समर्थक है कि मानव और प्रत्येक बौद्धिक प्राणी की गरिमा का आधार स्वायत्ता है। ये 5वां स्टेटमेंट आपको आया। स्टेटमेंट जरूर नोट करिए एक जगह, हॉब्स, स्पेंसर, कांट, बेंथम। और ये चीज़ ऐसे है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मसीह वाली किताब में तो है ही नहीं, तो टेंशन हो जाता है। तो उसी के आधार पर यहीं से नोट किया, जैसे कहते थे कांट अपने नैतिक विचारों से आलोक में कहता है कि मानव प्रत्येक बौद्धिक प्राणी की गरिमा पर का आधार स्वतंत्र है। कांट संकल्प की स्वतंत्रता को एक पूर्व मान्यता के रूप में मानता है। यह स्वायत्ता तभी संभव है जब मनुष्य अपने स्वतंत्र संकल्प से कार्य करे। चौथा क्वेश्चन कांट से रिलेटेड, इथिक्स से रिलेटेड, एक ही जगह नोट करिएगा कि कांट की नैतिकता में क्या क्या, कांट का नीति शास्त्र किसे है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, उनकी किताब में क्या है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। उसके बाद ये चारों स्टेटमेंट का जो सार है उसको एक ही जगह नोट करके छोड़ देना है। उसके बाद अभी 2-3 और कांट पे मिलेगा, उसके जैसे अब वो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड के निरोधात्मक सिद्धांत के उद्देश्य के सत्य में आता है। मैंने पूरा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आपको पढ़ाया, उसमें यदि आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है। इसकी एक्सप्लेन किया गया है कि दंड के 3 प्रतिरोधात्मक या निरोधात्मक। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत की आप विशेषता देखें, ये ऑटोमेटिक हो गया। निरोधात्मक सिद्धांत अपराधी को अपराध करने से दूर किया जाता है। मैंने वहाँ पे बोला था कि आप उसको स्टेटमेंट को याद करिए, आ जाएगा। देखिए 7वां स्टेटमेंट आ गया, नैतिकता राज्य के कानून के लिए आज्ञा पालन में है, कहता बेंथम, मिल, हॉब्स, स्पेंसर। नोट कीजिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको किसी किताब में जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है, हॉब्स मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के प्रमुख समर्थक हैं। उनके अनुसार नैतिकता राज्य के कानून के आज्ञा पालन में है या स्वयं के हित में है। हॉब्स को वैसे भी हम लोग यूजीसी नेट में बहुत थोड़ा सा दिया है, तो इसलिए उसके स्टेटमेंट, बुक्स, 2 चीज़ों को आप बढ़िया से रखते हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत को पढ़ लीजिए, 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर यहाँ पे है कि कांट क्या मानता है। अब ये देखो स्टेटमेंट
आ गया ना, स्टेटमेंट को मिलाने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत मिलेगी। 8वां 9वां है। अब देखिए, कांट, आदर्श आत्मा नैतिक उत्तरदायित्व का दोस्त होता है। TH गिल ने, ईश्वर नैतिक उत्तरदायित्व का दोस्त होता। मार्टिन का, सभी नैतिकता का चरम दोस्त उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व का आधार दुख है जो कर्तव्य के उल्लंघन का अनुवर्ती हो। GS में, व्यवहारिक बुद्धि नैतिक उत्तरदायित्व का सच्चा दोस्त है। अब आप देख रहे हैं ना कि आपको सारे स्टेटमेंट ही मिल रहा है। अब यहाँ पे एक के बार में आप नोट कर लेंगे। कांट के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि नैतिक उत्तरदायित्व का सच्चा दोस्त है। TH ग्रीन, आदर्श नैतिक उत्तरदायित्व का है। लगभग आपको 100 से 150 स्टेटमेंट हम थेल्स से लेकर नीचे की फिलॉसफी में देंगे, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 300 क्वेश्चन में आपको 150 के आसपास केवल स्टेटमेंट हैं और बुक से रिलेटेड, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर ये किताबों में नहीं मिलता है। पढ़ा जाए तो कहाँ से, और पढ़ते वक्त वो चीज़ें आती नहीं है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसका विचार है। आ गया ना, नैतिक नियमों के ज्ञान व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। कांट, हचिसन, क्लार्क, मार्टिनो। ध्यान से पढ़िए। कांट के अनुसार है, जस्ट ऊपर ही डिस्कस किया गया। कांट के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए किताबों का भी है कि कांट की 3 किताबें हैं। कैरेक्टर ऑफ क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। ये तीनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट करके हाईलाइटेड करके रिलेट कर लेना है। और एक चीज़ और है, रीजन ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान मीमांसा से, ठीक है। जजमेंट किससे है, सौंदर्य मीमांसा से। जबकि प्रैक्टिकल रीजन किससे है, वो आपकी एथिक्स से है। ये कोड बना के याद रखिएगा, आपको बहुत काम करेगा। अक्सर पूछ देता है कि क्रिटिक ऑफ जजमेंट किससे रिलेटेड है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन किससे है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किससे है, तो वहाँ पे आपको काम करेगा, इसलिए इस चीज़ को कहता हूँ। अगला है कि यदि हम साधन का ध्यान रखें तो हम निश्चित रूप से साधे पे पहुँचेंगे। साधन साध्य का औचित्य उद्देश्य है, किसके था, गांधी ने। ये गांधी का स्टेटमेंट था कि गांधी को पढ़ना है तो एक मेरी किताब है महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन, चौखमा पब्लिकेशन से पढ़िएगा, बड़ी ज़बरदस्त है। हर चीज़ एक एक फैक्ट गांधी का मिल जाएगा। जो जैन बौद्ध गांधी से जो देते हैं, बुद्धिस्ट स्टडी से नेट JRF, उसके लिए तो राम बाण है। गांधी से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर टस से मस नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे है कि यदि हम साधन का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से साध्य पे पहुँचे। गांधी साधन की पवित्रता पर बहुत ध्यान देते थे, ये और कथन सही है, AR की व्याख्या भी करता है, ठीक है। गांधी अपने दर्शन में साध्य के अलावा साधन की शुद्धता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार यदि हम साधन की उचितता पर ध्यान दें तो हम निश्चित रूप से साध्य पर पहुँच जाए, क्योंकि यदि साधन पवित्र नहीं है तो साध्य का औचित्य नहीं है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। आपको पूरा का पूरा केवल स्टेटमेंट की चीज़ है। दार्शनिकों में किसका विचार है कि चिरस्थायी और अंतिम मानव अधिकारों का कोई भी अपरिवर्तनशील सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। रूसो या हाब्स पढ़ते हैं। रूसो के अनुसार चिरस्थायी और अंतिम मानव अधिकारों का कोई भी एक अपरिवर्तनशील समुच्चय सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मानव स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आज की यहाँ तक, यहीं तक, आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट मिला, तो आज के लिए यहीं तक। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए कि सही है, गलत है, अच्छा है या बुरा है, या कुछ सुझाव है। रही इंडियन फिलोसफी की तो क्रम से करेंगे। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी का कर दिया, अब आपको वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड तो इंडियन फिलोसफी पे भी आएगा, तो हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी 150-200 क्वेश्चन ऊपर हैं, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।